हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में देखेंगे क्लास 10th का साइंस का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो इस चैप्टर के अंदर हम समझेंगे कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है और उस केमिकल रिएक्शन को हम इक्वेशन की फॉर्म में किस तरीके से लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि केमिकल चेंज क्या होता है। उसके बाद हम समझेंगे कि जब भी केमिकल चेंज होगा तो उसमें केमिकल रिएक्शन होगा ही, और उस केमिकल रिएक्शन को हम किस तरीके से इक्वेशन की फॉर्म में लिखेंगे। अब देखिए, चैप्टर हमारा स्टार्ट हो रहा है। स्टार्टिंग में हमें कुछ डेली लाइफ की कुछ सिचुएशन दे रखी हैं, उनको हम देखते हैं। देखिए, फर्स्ट पॉइंट है इसमें, मिल्क इज़ लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर। अगर समर के सीज़न में हम मिल्क को रूम टेम्परेचर पे ऐसे रख दें तो जो हमारा दूध होता है वो ख़राब हो जाता है, एक तरीके से सुबह तक ख़राब हो जाएगा। सेकंड पॉइंट, एन आयरन तवा पैन नेल इज़ लेफ्ट एक्सपोज टू ह्यूमिड एटमॉस्फेयर। अब आयरन तवा हो गया, पैन हो गया और नेल। अब लोहे की कोई भी चीज़ अगर ह्यूमिड एटमॉस्फेयर में अगर हम उसको रखेंगे तो उस पर जंग लग जाता है, ये सबको हमें पता है। अगला, ग्रेप्स गेट फर्मेंटेड। जो हमारे घर में ग्रेप्स होते हैं वो उनमें फर्मेंटेशन स्टार्ट, अगर कुछ दिन हम 2-3 दिन ऐसे छोड़ दें तो उसमें फर्मेंटेशन होना स्टार्ट हो जाता है। अगला है, फूड इज़ कुक्ड। जब हम खाने को पका रहे हैं तो उसमें क्या हो रहा है। अगला, फूड गेट डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी। तो हमारी बॉडी के अंदर जो फूड डाइजेस्ट हो रहा है, ठीक है, वो भी क्या एक प्रकार का केमिकल चेंज है। अगला, वी रेस्पायर। तो हमने जो भी ये 6 सिचुएशन पढ़ी, इन सभी 6 सिचुएशन के अंदर कहीं ना कहीं हम देखें तो जो इनिशियल सब्सटेंस है उसका नेचर और उसकी आइडेंटिटी क्या हो रही है, पूरी चेंज हो जा रही है। तो जैसे हमने अपनी क्लास 9th में फ़िज़िकल चेंज के बारे में पढ़ा था, और हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है कि फ़िज़िकल चेंज क्या होता है और केमिकल चेंज क्या होता है। तो फिज़िकल चेंज क्या होता है, एक तरह का रिवर्सिबल होता है, बट जो केमिकल चेंज है वो हमारा इरिवर्सिबल होता है। जैसे मान लीजिए हमने आटा लिया, उसको उसकी रोटी बनाई और उसको पका दिया, तो जो हमारा पकी हुई रोटी है उससे वापस आटा तो बन नहीं पाएगा। जैसे मान लीजिए दूध है हमारे पास, हमने कुछ उसमें खट्टा डाल के उसमें से हमने दही बना दी। अब वापस हम दही से दूध नहीं बना सकते, तो ये क्या एक प्रकार का हमारा केमिकल चेंज है। तो केमिकल चेंज क्या हमारा एक प्रकार का इरिवर्सिबल। तो हमें उसी केमिकल चेंज के बारे में इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होगा तो केमिकल चेंज होगा, या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर केमिकल चेंज होगा तो केमिकल रिएक्शन उसमें होगा ही होगा। देखिए आगे चैप्टर में क्या कहा गया तो समझते हैं हम। इन all above situation, the nature and identity of initial substance। जो भी हमने ऊपर सिचुएशन पढ़ी उसके अंदर हम देखें, जो भी हमारे पास इनिशियल सब्सटेंस होगा उसकी कहीं ना कहीं उसका नेचर और जो उसकी आइडेंटिटी है वो चेंज हो जाएगी। वी हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट फिजिकल एंड केमिकल चेंज ऑफ मैटर इन आवर प्रीवियस क्लासेस। तो हमने अपनी प्रीवियस क्लासेस में क्लास 9th में, क्लास 8th में हमने ये फिज़िकल चेंज और केमिकल चेंज के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ा है। सो व्हेनेवर अ केमिकल चेंज अकर, तो हम कह सकते हैं कि अगर कभी भी कहीं कोई केमिकल चेंज अगर हो रहा है तो हम कहेंगे कि वहाँ पे केमिकल रिएक्शन होगा। इसको अंडरलाइन करेंगे अपनी बुक के अंदर। Whenever a chemical change occur, we can say that a chemical reaction has take place। कभी भी अगर केमिकल चेंज हो रहा है तो उसमें केमिकल रिएक्शन होगा ही। सो यू मे perhaps be wondering as to what is actually meant by chemical reaction। तो एक्चुअली मतलब क्या है उसका, एक्चुअल मीनिंग क्या है केमिकल रिएक्शन का। हाउ डू वी कम टू नो that chemical reaction has take place? Let us perform
सम एक्टिविटी टू फाइंड दीज आंसर। तो एक्चुअल में हमारा केमिकल रिएक्शन कैसे होता है और कब होता है, और जब केमिकल रिएक्शन होता है तो एक्चुअल में क्या क्या चीज़ें उसमें होती हैं, तो उसको समझने के लिए हम एक एक्टिविटी देखते हैं, एक्टिविटी 1.1। देखिए ध्यान समझिएगा, ये एक्टिविटी है, मैं एक्टिविटी को रीड कर रहा हूँ फिर आपको एक्सप्लेन करूँगा। दिस एक्टिविटी नीड द टीचर असिस्टेंस। इट वुड बी बेटर इफ स्टूडेंट wear suitable eyeglasses, clean a magnesium ribbon about 3 to 4 centimeter long by rubbing it with sandpaper, hold it with a pair of tongs, burn it using a spirit lamp or burner, and collect ash so formed in a watch glass. As shown in figure 1.1, burn the magnesium ribbon keeping it away as far as possible from your eyes. What do you observe? देखिए ये एक सिंपल सी एक्टिविटी है। इसमें क्या किया गया है, हमने 3 से 4 सेंटीमीटर एक मैग्नीशियम रिबन लिया, उसको सैंड पेपर से हल्का सा थोड़ा रब कर दिया, उसको थोड़ा क्लीन कर दिया। उसके बाद हम उसको एक पेयर ऑफ मतलब टोंग से उसको हम पकड़ेंगे और उसको हम जलाएंगे। स्पिरिट लैम्प से उसको हम जला रहे हैं। जब हम उसको जलाएंगे तो उसमें क्या होगा, फ्लेम निकलेंगी वाइट कलर की, जैसे हम दिवाली के टाइम पे फुलझड़ी चलाते हैं ना, उसी तरीके से उसमें वाइट सी फ्लेम निकलती है। उस तरीके से जब मैग्नीशियम रिबन चलाएंगे तो उसमें वाइट कलर की फ्लेम निकलेगी, तो वो जल के क्या एकदम राख बन जाएगी। तो जो हमारा ये वॉच ग्लास है, यहाँ पे वो राख इकट्ठा हो रही है, तो जो हमारी राख है और जो ऐश है मैग्नीशियम रिबन की, वो क्या कहलाएगी, हमारी मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो वापस हम उस मैग्नीशियम ऑक्साइड से उस मैग्नीशियम रिबन तो बना नहीं सकते, तो ये क्या एक प्रकार का केमिकल चेंज है। अब यहाँ पे भी क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रहा है। अब आगे देखिए, सो यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट मैग्नीशियम रिबन बर्न विद dazzling white flame and change into white powder। तो जब हमने मैग्नीशियम रिबन को जलाया तो उसमें वाइट कलर की फ्लेम निकली और वो एक वाइट पाउडर में चेंज हो गया। तो जो हमारा यहाँ पे वाइट पाउडर है वो क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है। सो इट इज़ फॉर्म्ड ड्यू टू रिएक्शन बिटवीन मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर। तो जो मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म हुआ है वो कैसे फॉर्म हुआ, जब मैग्नीशियम ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा। ऑक्सीजन कहाँ था, हमारे एयर में ऑलरेडी प्रेजेंट था। तो जब मैग्नीशियम ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा तो क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। क्लियर। तो ये भी क्या एक प्रकार का यहाँ पे क्या हो रहा है, एक तरह का केमिकल रिएक्शन हो रहा है। आगे देखते हैं, एक्टिविटी 1.2 रीड करते हैं और इसको समझते हैं इसमें किस प्रकार का केमिकल रिएक्शन हो रहा है। देखिए एक्टिविटी 1.2, टेक लिड नाइट्रेट सोल्यूशन इन अ टेस्ट ट्यूब। हमें क्या करना है, लिड नाइट्रेट सोल्यूशन लेना है एक टेस्ट ट्यूब में, जिसमें क्या करना है, ऐड करना है कुछ पोटेशियम आयोडाइड सोल्यूशन। अगर हम लिड नाइट्रेट सोल्यूशन लेंगे और उसमें हम पोटेशियम आयोडाइड सोल्यूशन ऐड करेंगे तो हमें ऑब्जर्व करना है कि उसके अंदर क्या होगा। तो ये एक्टिविटी 1.2 और हम पढ़ लेते हैं यहाँ पे एक्टिविटी 1.3। टेक अ फ्यू जिंक ग्रैन्यूल्स। हमें कुछ जिंक ग्रैन्यूल्स लेने हैं और कहाँ लेने, कॉनिकल फ्लास्क से। यहाँ पे एक फिगर दे रखी है हमें ये, तो ये कॉनिकल फ्लास्क है और इसमें हमने क्या डाला, जिंक ग्रैन्यूल्स। अब उस जिंक ग्रैन्यूल्स के अंदर जो हम डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐड करेंगे, चाहे आप डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐड कर लो या फिर सल्फ्यूरिक एसिड, तो हमें ऑब्जर्व करना है कि उसके अंदर क्या चीज़ हो रही है। सो डू यू ऑब्जर्व एनीथिंग हैपनिंग अराउंड द जिंक ग्रैन्यूल्स एंड टच conical flask or a test tube? Is there any change in its temperature? तो इन दोनों एक्टिविटी को हमें ऑब्जर्व करना है कि जो भी इनके अंदर चेंज होगा उनको ध्यान से ऑब्जर्व करना है।
तो हम पाएंगे कि जो भी हमारा केमिकल रिएक्शन बोल रहे हैं या केमिकल चेंज हो रहा है तो उसमें क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। तो देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ में हमें एक इम्पॉर्टेंट बात बताई गई है, उसको ध्यान से समझते हैं। देखिए, सो फ्रॉम द अबव थ्री एक्टिविटी we can say that any following observation help us to determine whether the chemical reaction has take place। तो जो भी तीनों एक्टिविटी हमने देखी तो उस एक्टिविटी में एक्चुअल में हो क्या रहा है, तो कुछ ऑब्जर्वेशन है जिनसे हमें पता लगेगा कि किसी के अंदर केमिकल रिएक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा। तो क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं जब उसमें किसी चीज़ में केमिकल रिएक्शन होगा। सबसे पहली चीज़ चेंज इन स्टेट, मतलब उसका स्टेट चेंज हो सकता है। दूसरा चेंज इन कलर, उसका कलर चेंज हो सकता है। एवोल्यूशन ऑफ गैस, उसमें से गैस निकल सकती है। नेक्स्ट चेंज इन टेम्परेचर, उसका टेम्परेचर चेंज हो सकता है। तो ये चारों चीज़ें एक केमिकल रिएक्शन में हो सकती हैं। ये बात हमें ध्यान रखनी है, यही चीज़ हमें ऑब्ज़र्व करनी है। जब केमिकल रिएक्शन होगा तो ये चारों चीज़ हो सकती हैं या इनमें से एक या कोई भी दो चीज़ें एक केमिकल रिएक्शन के दौरान हो सकती हैं। सो एज वी ऑब्जर्व चेंजेस अराउंड अस वी कैन सी दैट देयर इज़ ए लार्ज वैरायटी ऑफ केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस अराउंड अस। तो अब अगर हम अपने आसपास देखें तो काफ़ी प्रकार के केमिकल रिएक्शन होते हैं। So we will study about the various type of chemical reaction and symbolic representation in this chapter। तो इस चैप्टर के अंदर भी हम समझेंगे कि अलग अलग प्रकार के हमारे केमिकल रिएक्शन होते हैं और उनको हम किस तरीके से सिंबल्स की मदद से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं हमारा कि केमिकल इक्वेशन क्या होती है। अब देखिए ध्यान से, हमने जो यहाँ पे एक्टिविटी 1.1 करी उसमें अगर हम ध्यान से समझें तो उसमें क्या किया हमने मैग्नीशियम रिबन लिया और उसको बर्न कर दिया इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो जो मैग्नीशियम रिबन था हमारा वो कन्वर्ट हो गया किसमें, मैग्नीशियम ऑक्साइड में। क्लियर है बात आपको? तो हमने किया क्या, इसको आप अंडरलाइन कर सकते हैं। व्हेन मैग्नीशियम रिबन इज बर्न्ड in oxygen it get converted to magnesium oxide। तो मैग्नीशियम रिबन हमारा जला तो वो चेंज हो गया मैग्नीशियम ऑक्साइड में। सो दिस डिस्क्रिप्शन ऑफ केमिकल रिएक्शन इन अ सेंटेंस फॉर्मिंग अ क्वाइट लॉन्ग। तो इस तरीके से अगर हम सेंटेंस की फॉर्म में उसको लिखें तो ये बहुत लंबा हो जाता है। तो इनको हम एक शॉर्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं, एक सिंपलेस्ट वे में हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो उसी वर्ड इक्वेशन को अगर हम इस तरीके से लिखें, द वर्ड इक्वेशन ऑफ द अबव रिएक्शन, तो जो भी हमारा रिएक्शन हुआ मैग्नीशियम रिबन ऑक्सीजन के साथ जल के मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया, तो वो इस तरीके से बनेगा। देखिए हमने क्या लिया, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन और ये एरो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये चीज़ बन गई, क्या बन गई, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन मिलके बन गया हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब ध्यान से समझिएगा कुछ कुछ चीज़ों को। तो अगर हम इस इक्वेशन को देखें, जो इक्वेशन 1.1 है हमारी, तो इसके अंदर क्या हो रहा है, जो हमारा इनिशियल सब्सटेंस था जैसे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, वो चेंज होकर क्या बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। The substance that undergoes reaction in the reaction 1.1, magnesium and oxygen are the reactant। तो इक्वेशन 1.1 से हमें समझना है कि जिन सब्सटेंस के अंदर कुछ चेंज हो रहा है, जो सब्सटेंस चेंज हो रहे हैं रिएक्शन के दौरान, उनको हम बोलते हैं रिएक्टेंट। क्लियर है बात आपको? सो इक्वेशन 1.1 के अकॉर्डिंग हमारे पास रिएक्टेंट क्या है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, ये क्या है हमारे रिएक्टेंट। और जो हमारा नया सब्सटेंस बन रहा है, जो हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड,
ये क्या हो रहा है रिएक्शन के दौरान, ये हमारा नया सब्सटेंस बन के तैयार हो रहा है, तो उसको हम बोलेंगे प्रोडक्ट। तो जो न्यू सब्सटेंस इज मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन एज अ प्रोडक्ट। तो जो नया सब्सटेंस बन रहा है हमारा वो क्या है, हमारा एक प्रोडक्ट है। सो जो हमारी वर्ड इक्वेशन है, अब उसको हम ध्यान से थोड़ा सा समझते हैं और अच्छे से। द वर्ड इक्वेशन शो द चेंज ऑफ रिएक्टेंट टू द प्रोडक्ट थ्रू एन एरो प्लेस्ड बिटवीन दैम। तो जो वर्ड इक्वेशन है उसमें क्या हो रहा है, हमारा रिएक्टेंट चेंज हो रहे हैं, तो जो चेंज है वो हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं एरो से। तो एरो की जो लेफ़्ट साइड है, एरो के लेफ़्ट साइड क्या हमारे रिएक्टेंट है, जो ये लेफ़्ट साइड है मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, ये क्या रिएक्टेंट, और एरो के राइट साइड क्या है हमारा प्रोडक्ट। मतलब जिन सब्सटेंस में चेंज हो रहा है वो रिएक्टेंट है और जो सब्सटेंस हमारा बन रहा है वो प्रोडक्ट है। तो हम कह सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड वाले हमारे रिएक्टेंट हैं और राइट हैंड साइड वाले हमारे क्या है, प्रोडक्ट। क्लियर है ये बात आपको? आगे देखिए, द रिएक्टेंट आर रिटन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड विद द प्लस साइन बिटवीन दैम। सिमिलरली प्रोडक्ट आर रिटन ऑन राइट हैंड साइड विद द प्लस साइन बिटवीन दैम। तो जो हमारा एरो है, एरो हेड पॉइंट कर रहा है, किस तरफ पॉइंट कर रहा है वो, प्रोडक्ट की तरफ, कि रिएक्टेंट हमारा प्रोडक्ट बना रहे हैं। एंड शो द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन। तो एरो हमारा रिएक्शन की डायरेक्शन को शो कर रहा है। अब आगे देखिए, अब जो हमने वर्ड इक्वेशन देखी, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, फिर एरो क्या बना रहा है हमारा प्रोडक्ट, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो उस वर्ड इक्वेशन को और हम सिंपल और शॉर्ट तरीके से हम किस तरीके से ले सकते हैं, तो देखिए, केमिकल रिएक्शन कैन बी मेड मोर कंसाइज एंड यूजफुल इफ़ वी यूज़ केमिकल फार्मूला इंस्टेड ऑफ वर्ड्स। तो अगर हम वर्ड की जगह मैग्नीशियम ऑक्सीजन और मैग्नीशियम ऑक्साइड के हम केमिकल फार्मूला का यूज़ करें तो हमारी जो केमिकल इक्वेशन है वो और सिंपल हो जाएगी। सो केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंट अ केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल इक्वेशन होती क्या है, उसको अंडरलाइन करेंगे। केमिकल रिएक्शन क्या रिप्रेजेंट करती है, हमारे केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करती है। So if you recall the formula of magnesium, oxygen, magnesium oxide, the word equation of the written as Mg plus O2, then arrow, then MgO। तो मैग्नीशियम के लिए हमने सिंबल ले लिया Mg, ऑक्सीजन के लिए O2 और मैग्नीशियम ऑक्साइड के लिए MgO। अब आगे देखिए, ध्यान से समझिएगा। काउंट एंड कंपेयर the number of atom of each element on left hand side and right hand side of the arrow। हमें क्या करना है, एरो के लेफ्ट हैंड साइड और एरो के राइट हैंड साइड हमें नंबर ऑफ एलिमेंट, हर एक एलिमेंट के नंबर ऑफ एटम काउंट करने हैं और हमें देखना है कि जो हर एक एलिमेंट के नंबर ऑफ एटम हैं क्या वो दोनों तरफ सेम है या अलग अलग है। सो इफ़ येस देन द इक्वेशन इज बैलेंस। तो अगर हर एक एलिमेंट के नंबर ऑफ एटम दोनों साइड, लेफ्ट हैंड साइड भी और राइट हैंड साइड भी, अगर नंबर ऑफ एटम इक्वल हैं तो हमारी जो इक्वेशन है वो क्या कहलाएगी, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। और अगर नंबर ऑफ एटम इक्वल नहीं है दोनों तरफ तो हमारी इक्वेशन कहलाएगी अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। क्लियर? अब जैसे अगर हम अपनी इक्वेशन 1.2 की बात करें तो यहाँ पे अगर हम लेफ़्ट हैंड साइड में देखें तो लेफ़्ट हैंड साइड में हमारे पास जो मैग्नीशियम है वो 1 है और जो ऑक्सीजन है वो 2 है। और अगर हम राइट हैंड साइड की बात करें इसी में तो राइट हैंड साइड में मैग्नीशियम 1 है और ऑक्सीजन भी क्या है, 1। तो अगर हम देखें तो मैग्नीशियम तो हमारा लेफ़्ट हैंड साइड जितना है उतना ही राइट हैंड साइड भी है, मगर ऑक्सीजन हमारा लेफ़्ट हैंड साइड तो 2 है
2 एटम है इसके, और राइट हैंड साइड में कितने हैं 1। तो जो हमारी इक्वेशन 1.2 है वो एक प्रकार की क्या है हमारी अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन, क्योंकि दोनों तरफ जो हमारे ऑक्सीजन जो ऑक्सीजन एटम है, ऑक्सीजन हमारा एक एलिमेंट है, उसके एटम जो है दोनों तरफ इक्वल नहीं है, तो उसको हम बोलेंगे अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। अब आगे समझिएगा, तो यहाँ पे हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन वाले पार्ट में हम एक चीज़ समझेंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो क्लास 9th में हमने पढ़ा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है। जो क्या होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, अगर आपको याद है तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है, ये कहता है कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन केमिकल रिएक्शन। मतलब किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान जो मास होता है वो ना ही तो क्रिएट होता है और ना ही डिस्ट्रॉय होता है। यही क्या है हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो टोटल मास होगा एलिमेंट में, वो क्या होगा, इक्वल होगा। तो जितना मास हमारा प्रोडक्ट में होगा उतना ही मास हमारा किस में होना चाहिए, रिएक्टेंट्स में होना चाहिए। सो चाहे मास बोल लें या फिर हम ये बोल लें नंबर ऑफ एटम। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि द नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट रिमेन द सेम बिफोर एंड आफ्टर द केमिकल रिएक्शन। जो नंबर ऑफ एटम है हर एक एलिमेंट के रिएक्शन होने से पहले और रिएक्शन होने के बाद, हर एक एलिमेंट के नंबर ऑफ एटम क्या रहने चाहिए, सेम रहने चाहिए। यही चीज़ क्या है हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। सो हैंस वी नीड टू बैलेंस स्केलेटन ऑफ केमिकल इक्वेशन इज केमिकल इक्वेशन 1.2 बैलेंस। तो जैसे हमने इक्वेशन देखी 1.2, ये कैसी इक्वेशन हमारी अनबैलेंस है, ये इक्वेशन हमारी अनबैलेंस, तो लिख देंगे हम अनबैलेंस इक्वेशन है, क्योंकि यहाँ पे दोनों तरफ लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में जो हमारे नंबर ऑफ एटम है वो इक्वल नहीं है। अब आगे समझिए, अब देखिए द वर्ड इक्वेशन ऑफ एक्टिविटी 1.3। तो एक्टिविटी 1.3 थी हमारी, जिसमें हमने जिंक ग्रेन्यूल लिए थे और उसमें हम सल्फ्यूरिक एसिड को मिला दिया। तो जब हम जिंक ग्रेन्यूल्स के अंदर सल्फ्यूरिक एसिड को मिलाएंगे तो प्रोडक्ट बनेगा हमारा क्या, जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन। तो अगर हम इसको सिंबॉलिक फॉर्म, इनका सिंबल से इसको रिप्रेजेंट करें तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, जिंक और हमारा सल्फ्यूरिक एसिड क्या है H2SO4, और जिंक सल्फेट है हमारा ZnSO4, और हाइड्रोजन गैस होगी हमारी H2। तो जो इक्वेशन है हमारी ये 1.3, अगर हम यहाँ पे काउंट करते हैं दोनों तरफ नंबर ऑफ एटम डिफरेंट एलिमेंट के, तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड में हमारा जिंक कितना है, जिंक है हमारा 1, और राइट हैंड साइड में कितना है 1। हाइड्रोजन लेफ्ट हैंड साइड में है 2 और राइट हैंड साइड में भी क्या है 2। सल्फ़र लेफ्ट हैंड साइड में 1 है, राइट हैंड साइड में भी 1 है। ऑक्सीजन 4 और 4। तो जो इक्वेशन 1.3 है हमारी वो एक प्रकार की बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। तो क्योंकि दोनों तरफ एरो के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों तरफ जो नंबर ऑफ एटम है हर एक एलिमेंट की वो क्या है, सेम है। तो हम कह सकते हैं कि इक्वेशन 1.3 क्या है हमारी, एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अब एक हम नेक्स्ट इक्वेशन देखते हैं, नेक्स्ट केमिकल इक्वेशन। देखिए हमने क्या लिया, Fe प्लस H2O। Fe हमारा आयरन हो गया, H2O हमारा वाटर। फिर ये Fe3 प्रोडक्ट बना हमारा Fe3O4 और H2। अब अगर हम इसको देखें तो ये जो इक्वेशन है हमारी ये एक प्रकार की अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन होगी, ठीक है। क्योंकि अगर हम Fe को ही देख लें तो लेफ्ट हैंड साइड में 1 है और राइट हैंड साइड में 3 है।
हाइड्रोजन लेफ्ट हैंड साइड में 2 है और राइट हैंड साइड में 2 है, हाइड्रोजन तो सेम है, बट ऑक्सीजन और आयरन दोनों क्या हैं, इनके नंबर ऑफ एटम क्या हैं, अलग अलग। तो देखिए कि जब कोई भी हमारे पास अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन होगी तो उस अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन को हम किस तरीके से बैलेंस करेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, हमें किसी भी अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हमें कुछ स्टेप्स का ध्यान रखना है। देखिए स्टेप नंबर 1, फर्स्ट ड्रॉ द बॉक्स अराउंड ईच फार्मूला। तो जो भी हमारे पास ये हर एक फार्मूला होंगे हमें इनके चारों तरफ एक बॉक्स बना देना है। ये बॉक्स बनाने का जो लॉजिक है वो ये है कि हमें इसके अंदर कुछ भी चेंज नहीं करना। हमें जो भी चेंज करना है वो इसके बाहर हमें कुछ नंबर लिखने हैं ताकि वो बैलेंस हो जाए। तो सेकंड के हमें काउंट करना है, लिस्ट करना है दोनों तरफ कितने कितने एटम है, नंबर ऑफ एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट प्रेजेंट इन द अनबैलेंस इक्वेशन। तो अनबैलेंस इक्वेशन में देखेंगे कि किस तरफ कितने कितने एटम है। तो हमने यहाँ पे ये बॉक्स बना लिया। तो बॉक्स में हम देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड में आयरन है 1, राइट हैंड साइड में 3, हाइड्रोजन लेफ्ट हैंड साइड में 2, राइट हैंड साइड में 2, ऑक्सीजन लेफ्ट हैंड साइड में 1 और राइट हैंड साइड में 4। अब देखिए ये हमने काउंट कर लिया नंबर ऑफ एटम। अब इसको हम कैसे किस तरीके से बैलेंस करेंगे, अब इसको ध्यान से समझिएगा कि कैसे हम इसको बैलेंस कर रहे हैं। स्टेप नंबर 3, देखिए इट इज़ ऑफन कन्वीनियंट टू स्टार्ट द बैलेंस विद द कंपाउंड दैट कंटेन मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम। तो हमेशा आपको स्टार्ट करना है उस कंपाउंड से जिसमें सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ एटम हो। बट एक बात आपको ध्यान रखनी है, ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप हमेशा मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम वाले कंपाउंड से स्टार्ट करो। जहाँ से आपको कन्वीनियंट लगता है वहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। बट जनरली होता क्या है, हम जिसमें सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ एटम होते हैं वहाँ से स्टार्ट करते हैं, तो हमारा सीक्वेंस में चीज़ें चलती रहती हैं। सो इट मे बी रिएक्टेंट और अ प्रोडक्ट। तो वो कंपाउंड रिएक्टेंट साइड भी हो सकता है और प्रोडक्ट साइड भी हो सकता है। सो इन दैट कंपाउंड सिलेक्ट द एलिमेंट विच हैज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम। तो उस कंपाउंड के अंदर में देखना है, एक ऐसा एलिमेंट चुनना है जिसमें सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ एटम है। सो यूजिंग दिस क्राइटेरिया वी सिलेक्टेड Fe3O4। तो इस क्राइटेरिया का यूज़ करके हमने अपना कंपाउंड चुन लिया Fe3O4, ये वाला कंपाउंड, ठीक है। एंड एलिमेंट ऑक्सीजन इन इट, और उसके अंदर क्या है, ऑक्सीजन जो सबसे ज़्यादा है। सो दे आर द 4 ऑक्सीजन एटम ऑन राइट साइड। तो राइट हैंड साइड में हमारे पास कितने ऑक्सीजन है, 4। सो एंड ओनली 1 ऑन द लेफ्ट, और 1 एलिमेंट हमारा लेफ्ट हैंड साइड। अब देखिए इनको इक्वल करने के लिए अगर हम जो हमारा ये यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में एक ऑक्सीजन है, अगर हम यहाँ पे इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, तो हमारा होगा क्या एक तरीके से, तो जो हमारा ऑक्सीजन है वो लेफ्ट हैंड साइड में जो 1 से मल्टीप्लाई हो 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 हो जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड में हम किस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए जो हमने बॉक्स बनाया था हम बॉक्स के बाहर क्या लगा देंगे, 4 लगा देंगे। तो जब हमने यहाँ पे 4 लगाया तो उससे हुआ क्या, हमारा हाइड्रोजन भी इंक्रीज़ हो गया और ऑक्सीजन भी इंक्रीज़ हो गया, ठीक है। तो अब देखिए ध्यान से इस पैराग्राफ रीड करते हैं हम। तो इक्वलाइज द नंबर ऑफ एटम इट मस्ट बी रिमेंबर्ड दैट वी कैन नॉट ऑल्टर द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड। तो जो हमें नंबर ऑफ एटम इंक्रीज़ करना है या इक्वलाइज करना है उनको, तो जो हमारा कंपाउंड का फॉर्मूला है उसमें कोई चेंज नहीं होना चाहिए। और एलिमेंट इन्वॉल्व इन द रिएक्शन, फॉर एग्जांपल टू बैलेंस ऑक्सीजन एटम वी कैन पुट कोफिशिएंट 4 एज अ 4H2O। तो हमें क्या करना है, कोफिशिएंट पुट करना है, मतलब कोई भी नंबर लगाना है उस कंपाउंड के आगे, ठीक है।
हमें इस तरीके से नहीं करना कि हम 4 के नीचे क्या कर दे रहे हैं, ऐसे O के नीचे हम 4 लगा दे रहे हैं ऑक्सीजन के साथ, और ना ही हमें इस तरीके से लगाना है। हमें एक कोफिशिएंट मतलब एक बाहर बॉक्स के बाहर एक नंबर लगाना है। नाउ द पार्शली बैलेंस इक्वेशन। अब देखिए ये कुछ बैलेंस हुआ, ठीक है। अब देखिए आगे, अब हम क्या कर रहे हैं, Fe एंड H एटम्स आर स्टिल नॉट बैलेंस्ड। तो हमारा ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, बट जो हाइड्रोजन है और आयरन है वो अभी भी बैलेंस नहीं है। अब हम क्या कर रहे हैं, जो हमारा हाइड्रोजन है, देखिए हाइड्रोजन क्या हो गया, जब हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हाइड्रोजन भी हमारे क्या हो जाएंगे, 4 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और ये कितना हो जाएगा, हमारे 8 हो जाएंगे। तो अगर हमारा हाइड्रोजन 8 हो गया लेफ्ट हैंड साइड में, तो जो राइट हैंड साइड में हमारा 2 हाइड्रोजन है, इसको हम क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम राइट हैंड साइड में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ इस तरीके का बन जाएगा हमारा, ठीक है। तो हमारा ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों ही क्या हो जाएंगे, बैलेंस। अब बस हमें एक ही चीज़ दिख रही है जो अनबैलेंस है, जिसके नंबर ऑफ एटम बराबर नहीं है, वो है हमारा Fe। राइट हैंड साइड में Fe3 है और लेफ्ट हैंड साइड में हमारा क्या है, 1। तो हम यहाँ पे एक कोफिशिएंट लगा देंगे 3। ये 3 लगाते ही हमारा ये क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए ये बन जाएगी हमारी एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो यहाँ पे हमने कुल 3 नंबर लगाए हैं, ठीक है, 3 कोफिशिएंट लगाए एक तरीके से। Fe के आगे हमने एक 3 लगा दिया, H2O के आगे हमने 4 लगा दिया, और ये H2 के आगे हमने 4 लगा दिया। तो ये एक तरीके हमारा मेथड है। ये स्टेप्स आपको ध्यान रखने हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप इसी स्टेप से करो, बट फिर भी आप कि स्टार्टिंग में आप इसी तरीके से करिएगा, ठीक है। जब आप एकदम अच्छे से आपको आ जाएगा बैलेंसिंग करना, तब अपना कोई भी लॉजिक लगा सकते हैं, ठीक है। इस मेथड ठीक होना चाहिए। तो ये हमने देख लिया कि किस तरीके से हम एक अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करेंगे। अब देखिए, जो हम इक्वेशन लिखते हैं उस इक्वेशन के अंदर हम उनकी फिज़िकल, जो भी हमारा कंपाउंड बनता है, हम उसकी फ़िज़िकल स्टेट के लिए भी सिंबल लिख सकते हैं, ठीक है। तो आगे इसको हम देखते हैं और क्या बता रखा है इसके बारे में। टू मेक द केमिकल इक्वेशन मोर इन्फॉर्मेटिव, द फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर मेंशन अलॉन्ग विद देयर केमिकल फार्मूला। तो क्या कह रहा है इस लाइन के अंदर, इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान रखिएगा कि अगर हम केमिकल इक्वेशन को और इन्फॉर्मेटिव बनाना चाहें तो हम जो हमारे पास जो रिएक्टेंट और जो प्रोडक्ट हैं, हम उनकी फ़िज़िकल स्टेट को भी इक्वेशन के अंदर मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। तो फिज़िकल स्टेट कैसी कैसी होती है, या तो गैस, लिक्विड, एक्वस या सॉलिड स्टेट, ठीक है, या तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की इन चारों में से कोई ना कोई स्टेट होगी। तो गैस के लिए हम नोटेशन इस्तेमाल करेंगे स्मॉल g, लिक्विड के लिए L, एक्वस के लिए AQ और सॉलिड के लिए S। और ये G, L, AQ और S को हम इक्वेशन के अंदर इस तरीके से जैसे रिप्रेजेंट कर रखा है, मान लीजिए 3Fe है तो उसके आगे हमने क्या लगा दिया, S लगा दिया, जिससे हम उसकी स्टेट को बता पा रहे हैं, ठीक है। ये एक तरीके से और ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव इक्वेशन हो जाती है। 3Fe, फिर ये 2H2O, फिर ये Fe3O4, तो एक हमने S लगाया, यहाँ G, फिर यहाँ S और फिर यहाँ पे G। तो इससे हमें पता लगा कि जो हमारा कंपाउंड है उसकी स्टेट कैसी है, ठीक है। अब आगे समझते हैं हम। सो नोट दैट सिंबल G इज़ यूज विद H2O। अब यहाँ पे हमें एक बात ध्यान रखनी है कि जो हमारा ये सिंबल हमने यूज़ करा है H2O के साथ G का, इसका मतलब क्या है कि जो वाटर है वो हमारे स्टीम फॉर्म में है, ठीक है, वेपर की फॉर्म में एक तरीके से। सो यूजुअली फिजिकल स्टेट नॉट इंक्लूडेड इन द केमिकल इक्वेशन अनलेस इट इज़ नेसेसरी स्पेसिफाई दैम। तो जनरली होता क्या है कि फ़िज़िकल स्टेट को हम केमिकल इक्वेशन में इंक्लूड नहीं करते जब तक स्पेसिफाई ना
करा गया हो कि आपको स्टेट भी लिखनी है। ठीक है, सो आगे देखते हैं। समटाइम द रिएक्शन कंडीशन सच एज टेम्परेचर, प्रेशर, कैटलिस्ट एक्सेट्रा, द रिएक्शनर इंडिकेट एंड अबव बिलो एरो द इक्वेशन। तो ये बात भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बात ध्यान रखेंगे। कभी कभी क्या होता है कि जो रिएक्शन की कंडीशन होती है कि जो रिएक्शन हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, जिसकी वजह से होता है उसको हम बोलते हैं कैटलिस्ट, जो रिएक्शन करवाता है। तो वो हमारा टेम्परेचर हो सकता है, प्रेशर, या फिर कोई और कैटलिस्ट। ठीक है, तो उसको हम अपनी इक्वेशन में, जब हम इक्वेशन लिखते हैं तो इक्वेशन का जो एरो होता है उसके ऊपर हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे 2 इक्वेशन है, उसमें एरो के ऊपर हमें यहाँ पे दिखा रखा है, तो ये क्या एक तरह के कैटलिस्ट है। ठीक है, जिनकी वजह से वो इक्वेशन में जो एक रिएक्शन है वो परफॉर्म हो रहा है। ठीक है, तो ये हमने सीख लिया कि हम एक केमिकल इक्वेशन के अंदर हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, उसकी फिजिकल स्टेट कैसे बता सकते हैं, और कैटलिस्ट को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये देखा हमने केमिकल इक्वेशन के बारे में। ठीक है, उसके बाद ये कुछ क्वेश्चंस हैं, ये आपको करने हैं। ठीक है, जो भी क्वेश्चन आपसे नहीं होगा आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछेंगे। सारे 3 क्वेश्चन हैं, ये आपको ट्राई करने हैं अपने आप। ठीक है, तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया केमिकल इक्वेशन के बारे में, कैसे हम केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करेंगे, कैसे किस तरीके से उसकी फिजिकल स्टेट को हम रिप्रेजेंट करेंगे, और कैसे हम उसके कैटलिस्ट को दिखाएंगे। तो जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम देखेंगे टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, मतलब जो भी हमने केमिकल रिएक्शन देखा, केमिकल रिएक्शन के दौरान क्या क्या होता है। अब हम देखेंगे कि जो केमिकल रिएक्शन होते हैं वो कितने कितने टाइप के होते हैं और किस किस प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। ठीक है, अगर आपको वीडियो का कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है, आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आ रहा है, ठीक है, तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, थैंक यू।